महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उद्धव ठाकरे संजय राउत बीजेपी से टक्कर लेने चले थे, परंतु बीजेपी के सामने उनकी एक भी चलती दिख नहीं रही है। ऐसे में दिशा सालियान मामले में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ती दिख रही है। अब धीरे धीरे उन्हें बीजेपी की ताकत समझ में आने लगी है। ऐसे में एक बार फिर औरंगजेब की कब्र को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बुले नेता संजय राउत ने अमित शाह को नसीहत दी है। दर्शकों, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य में चल रहा औरंगजेब कब्र का मुद्दा अब राज्यसभा तक पहुंच गया है और शिवसेना यूबीटी पार्टी सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मणिपुर के बाद महाराष्ट्र जल रहा है, नागपुर में भी दंगे हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में देश को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। इसके साथ ही संजय राउत ने केंद्र सरकार को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चुनौती दी और ये भी कहा है कि विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए भेजे। आपको बता दें कि इस बीच संजय राउत के भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभागृह में मौजूद थे। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए संजय राउत ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतें बार बार औरंगजेब का नाम ले रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी शामिल है। अगर आप औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं तो खुशहाल तोड़े, आपको कौन रोक रहा है? केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वे वहां जाए और तोड़े, लेकिन कब्र तोड़ने के लिए अपने बेटों को भेजे, हमारी नहीं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और गरीब बच्चों को ये काम करने के लिए उकसा रहे हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा है कि अभी तक मणिपुर जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र भी जल रहा है। यह कहते हुए कि पिछले 300 वर्षों में नागपुर में एक भी दंगा नहीं हुआ है। राउत ने कहा, औरंगजेब का नाम दोहराकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली कुछ ताकतें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर है। अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो यह देश एकजुट और एकीकृत नहीं होगा। उस समय संजय राउत ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय का काम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश एक पुलिस स्टेट में बदल गया है। गृह मंत्रालय राजनीतिक विपक्ष को कमजोर कर रहा है और राजनीतिक दलों को विभाजित कर रहा है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह के बाद सोमवार शाम को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई। नागपुर में हुई हिंसा में पुलिस उपायुक्त रैंक के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। नागपुर की एक अदालत ने इस मामले में 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और 5 अन्य पर पुलिस ने देशद्रोह और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो देखा दर्शकों, संजय राउत के इस बयान से अब वो सीधे तौर पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी जवाबी क्या पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में दिशा सालियान केस 5 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है। इस याचिका के बाद सत्ताधारियों ने शिवसेना ठाकरे पर मजबूत टीका टिप्पणी कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संकेत मिलता दिख रहा है। तो वही ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे की एंट्री होती दिख रही है। उनके बयान से सत्ताधारी और भी आक्रामक होने की संभावनाएं है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। बता दें कि आदित्य ठाकरे के पिता और शिवसेना ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपना पक्ष रखा है। उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल क्षेत्र में मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे दिशा सालियान मामले और आदित्य पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जब भी विधानमंडल सत्र आता है तो यह मुद्दा सामने आता है। पिछले 2-3 सत्रों में यह मुद्दा कैसे नहीं उठा, मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ। जब भी यह मुद्दा उठाया जाता है तो इसमें कुछ भी नया नहीं होता। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि किसानों की चिताएं जल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान की माँ और बहन चिल्ला रही है। संतोष देशमुख मामले की तरह कई लोग मारे गए, उनके बच्चे न्याय मांग रहे हैं, उसमें सरकार की क्या भूमिका है? दिशा सालियान के वकील जो भी कहे उन्हें कोर्ट में कहना चाहिए। तो वही इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे का समर्थन किया है। इस बारे में पूछे जाने पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार की कई पीढ़ियां जनता के सामने हैं, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बुरे पक्ष पर राजनीति करनी हो तो वह सबकी पंचायत होगी।
क्योंकि अगर आप झूठ पर भरोसा करेंगे तो इसका उल्टा असर आप पर भी पड़ेगा। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि नागपुर दंगे में महिला पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाने वाले दंगाइयों का हाथ उखाड़ देना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से अपने नेताओं को भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए, ऐसी चेतावनी देने के लिए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया। तो वही सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि जिस जहर का इस्तेमाल उन्होंने विपक्षी दलों को मारने के लिए करने की कोशिश की थी, वही जहर अब बीजेपी को मार रहा है। दर्शकों, अगर बात करें दिशा सालियान मामले की तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप दिशा सालियान के पिता ने किए हैं। दरअसल दर्शकों, राज्य में दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा सालियान के पिता ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की और इसमें कई गंभीर आरोप भी किए हैं। इस मामले में वकील नीलेश ओझा ने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज चैनल जी24 तास पर बात करते हुए दिशा सालियान मामले में दायर याचिका में क्या मांगी गई है, उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दिशा सालियान के पिता द्वारा दायर याचिका के बारे में बोलते हुए वकील ओझा ने कहा है कि यह जनहित याचिका 2023 की है और हमने 12 जनवरी 2024 को इसमें लिखित शिकायत दर्ज की है। दिशा सालियान के पिता की मांग आदित्य ठाकरे के खिलाफ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पक्षकार संगठन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने 12 जनवरी 2024 को लिखित शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों ने दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और पुलिस की मदद से अपराध को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनाई गई कि यह आत्महत्या थी। ऐसे में इन सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या की धारा 376 डी 302 120 बी 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दोषी पुलिस अधिकारी है जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, झूठी रिपोर्ट बनाई, उन पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए और इन आरोपियों को हिरासत में लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट जैसे सभी परीक्षण किए जाने चाहिए और सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहिए और इसमें अगर कुछ भी गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा दिशा सालियान के वकील ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा। बता दें कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जांच की रिकॉर्ड है। समीर वानखेड़े जो उस समय एनसीबी अधिकारी थे, उनके फाइल में वे सभी सबूत है जो मामले की जांच के दौरान दिशा सालियान के फ्लैट पर आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, सूरज पंचोली उनके बॉडीगार्ड द्वारा 2 से 3 घंटे तक थे। तो इसके साथ ये भी मांग की गई है कि उन्हें आदेश जारी किया जाना चाहिए और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। वकील ओझा ने यह भी दावा किया है कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता केशव तिवारी थे जिन्होंने सभी मीडिया को एक मुलाकात दी थी जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि उस दिन आदित्य ठाकरे वहां थे। मैंने उन्हें बचाने के लिए अपने सोर्सेस का इस्तेमाल किया, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार हत्या के मामले में जब आरोपी उपस्थित होता है तो उसे यह बताना होगा कि मृत्यु कैसे हुई और यदि अभियुक्त का स्पष्टीकरण झूठा है तो यह प्रावधान है कि तो झूठे स्पष्टीकरण को सबूत माना जाएगा और उसे हत्या के मामले में दंडित किया जाना चाहिए। ये लोग उस कमरे में थे और उन्होंने जो सबूत पेश किया कि ये आत्महत्या थी वो गलत साबित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ नहीं था, बल्कि यह बात झूठी साबित हुई। इसी आधार पर वकील ओझा ने यह भी कहा है कि हत्या के अपराध में उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। तो देखा दर्शकों, अब दिशा सालियान मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरी मुसीबत से उद्धव ठाकरे परिवार कैसे सामना करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। देश में इन दिनों ऐसी नई नई खबरें सामने आती है जिससे लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ और कब हुआ। दर्शकों बता दें कि वैसे तो देश में बीजेपी की सरकार है और मोदी के नए नए फैसलों से देश में काफी चर्चाएं होती रहती है। हालांकि देश के लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन सा ऐसा नेता होगा जो बीजेपी की सत्ता हासिल करने में बड़ा कार्य कर सकता है। ऐसे में ज्यादातर लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के दिए बयान से सब एक बार चौंक गए हैं। दर्शकों बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 21 मार्च को अयोध्या में थे। इस दौरान सीएम ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही सीएम हनुमानगढ़ गए और वहां भी पूजा अर्चना की। इसके बाद टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। इस दौरान एक संबोधन में सीएम योगी ने राम मंदिर और अयोध्या आने के संदर्भ में एक ऐसी बात कही जो अब चारों ओर चर्चाओं का विषय बन गई है। वैसे देखा जाए तो इस बार महाकुंभ मेले की चर्चा देश दुनिया और सब जगह होती रही। ऐसे में सीएम योगी ने कहा है कि हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात ये थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को सम्मान मिलना चाहिए।
जिसका वह हकदार होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों और हिंदू समर्थन वाले बयानों से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे में विपक्ष हमेशा बीजेपी को नसीहत देती रहती है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कि कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैंने अवनी अवस्थी से कहा है कि एक बार चुपचाप जाकर देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा है कि दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊँगा, तो मैंने दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं, सबका सकारात्मक भाव है। आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया है, एक समाज, एक पर्व बन गया है। तो देखा दर्शकों, अब सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से यूपी सहित देश में चर्चा का माहौल गर्म है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में और क्या नए नए बदलाव देखने मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।